नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि बाकी साथी जो अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो सारे लोग भी जुड़ जाएं। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर कर दो। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में किसकी शाखाओं का उल्लेख है? ठीक है, बताइएगा। पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार ईमानदारी से लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर कर दो। ठीक है, तो अपने अपने स्तर पर सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में किसकी शाखाओं का उल्लेख है? तो पीपल, बरगद, जैतून या फिर खजूर। पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से आंसर कीजिएगा। पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैतून करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जैतून बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो बताइएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9, 11, 13 या फिर 15? क्या करेक्ट आंसर होगा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 न्यायाधीश हैं। ठीक है, कितने न्यायाधीश हैं? तो 15 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन यहाँ पर डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 15 न्यायाधीश हैं। अगर उनका कार्यकाल पूछा जाए तो कार्यकाल होगा 9 वर्ष का। ठीक है, कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, लेकिन उनकी संख्या जो होती है वो 15 होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे प्रश्न का आंसर करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात की जा रही है। अगर इसका मुख्यालय आपसे पूछ ले तो मुख्यालय आपका होगा क्या होगा? तो ये होगा जिनेवा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है? 1909 में, 1919 में, 1935 में या फिर 1945 में? तीसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना होगी, मुख्यालय हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आपको शहरों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपको नदियों के नाम दिए गए हैं। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलो, खार्तूम अगर बात करें नील नदी के किनारे, संघाई हांगहो नदी के किनारे, वियना डेन्यूब नदी के किनारे और सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे। बताइएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? चौथे प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जो संघाई है तो संघाई कौन सी नदी के किनारे है? तो ये यांगसी नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? तो यांगसी नदी के किनारे है, या फिर इसी को आप कहोगे यांग टीसी क्यांग। ठीक है, तो संघाई जो है ये यांगसी या फिर यांग टीसी क्यांग नदी के किनारे है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, हिडेनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में है? ठीक है, अमेरिका और मैक्सिको, रूस और फिनलैंड, जर्मनी और पोलैंड या फिर फ्रांस और पोलैंड? तो हिडेनबर्ग जो रेखा है तो ये किन देशों के बीच में है? जल्दी से सारे लोग आंसर करो, पांचवें प्रश्न का आंसर करते चलो। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हिडेनबर्ग रेखा किन देशों के बीच में है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, कहाँ पर? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिडेनबर्ग रेखा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। पिलर्स ऑफ हरकुलस किसे कहते हैं? बताइएगा, छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। कौन सी जल संधि है जिसे पिलर्स ऑफ हरकुलस कहते हैं? तो पनामा जल संधि को, जिब्राल्टर जल संधि को, कुक जल संधि को या फिर डेविस जल संधि को? छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पिलर्स ऑफ हरकुलस किसे कहते हैं?
ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताना भाई। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, किसको? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं पिलर्स ऑफ हरकुलेस। ठीक है, जो ये जिब्राल्टर जल संधि है ये क्या करती है? तो ये अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, किसको किसको? अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक किसे कहते हैं? बताइएगा। तो क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, ठीक है, एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहते हैं? हेलेंसिकी को कहते हैं, वियना को कहते हैं, वेनिस को कहते हैं, या फिर लंदन को कहते हैं? क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर की रानी किसको कहेंगे? सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को क्या कर दो भाई, सेशन को एक बार लाइक कर दो और अपने अपने स्तर पर क्या कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग जो नहीं जुड़ पाए, जिन लोगों तक ये सेशन नहीं पहुंच पाता है, तो उन लोगों तक भी ये सेशन पहुंच जाए। तो सेशन को लाइक कर दो, एक बार शेयर जरूर कर दो सभी लोग। सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वेनिस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वेनिस हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, एंजल जलप्रपात किस देश में है? देखो, जो ये एंजल जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये क्या है? तो एंजल जो जलप्रपात है तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, एंजल जलप्रपात। अब ये किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका, वेनेजुएला, तंजानिया या फिर अमेरिका? क्या करेक्ट आंसर होगा? आठवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वेनेजुएला में है। ठीक है, कहां पर है? तो वेनेजुएला में है एंजल जलप्रपात, जो कि दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न का आंसर करना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आता है? देखो, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये किस देश के अधिकार में आता है? फ्रांस के, इंग्लैंड के, डेनमार्क के या फिर रूस के? नवे प्रश्न का आंसर करना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आएगा? नवे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, डेनमार्क के अधिकार में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, जापान का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? देखो, जापान में 4 बड़े द्वीप हैं। ठीक है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। तो इसमें अगर बात करें सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है जापान का, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा द्वीप है इन चारों में जो सबसे दक्षिण में है? करेक्ट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्यूशु। ठीक है, ये सबसे दक्षिण में है। ठीक है, देखो, सबसे उत्तर में है होकाइडो, फिर आपका होन्शु है, फिर शिकोकू है, और सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में आपका क्यूशु है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल आप लोग करेक्ट हो जाओगे। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का आंसर करना, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछ रहा है, बताना क्या होगा? जावा होगा, सिंगापुर होगा, मालदीव्स होगा या फिर ब्रुनेई होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से सारे लोग बताना। एशिया का सबसे छोटा देश, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है सबसे छोटा देश, आपको देश बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो, मालदीव। ये एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है और इसकी राजधानी क्या होगी? माले होगी। ठीक है, 12वें प्रश्न का आंसर करना, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? बताइएगा। विक्टोरिया जलप्रपात नील नदी, अमेजन नदी, जाम्बेजी नदी या फिर मैकेंजी नदी? तो कौन सी नदी है जिस पर विक्टोरिया जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा? 12वें प्रश्न का आंसर करो भाई। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? 12वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है? देखो, जलप्रपात आपसे पूछा है, झील नहीं पूछा है। ठीक है, जलप्रपात आपसे पूछा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा जाम्बेजी नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वें प्रश्न का आंसर करना, पीली नदी के नाम से किसे जानते हैं? कौन सी नदी है जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं? ऑरेंज नदी, रियो ग्रांडे नदी,
हांगहो नदी या फिर छायो फ्राया नदी, ठीक है, कौन सी नदी है जिसको पीली नदी के नाम से जानते हैं? 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करते चलो भाई। और जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार ईमानदारी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। सेशन को एक बार तो लाइक बनता है, ठीक है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। 13वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हांगहो नदी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीन की नदी है हांगहो नदी, और इसके पीले जल के कारण इसको पीली नदी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसे चीन का शोक भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। हांगहो नदी को क्या करते हैं? तो हांगहो नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वें प्रश्न का आंसर करना। म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी, साल्विन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर मेकांग नदी, कौन सी नदी है जो म्यांमार की जीवन रेखा कहलाती है? 14वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। कौन सी झील अमेरिका में स्थित है? देखो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें हैं, लेकिन इन 5 झीलों में एक ऐसी झील है जो अमेरिका में स्थित है। तो बताइएगा कौन सी होगी? सुपीरियर होगी, मिशिगन होगी, ओंटारियो होगी या फिर ईरी होगी? कौन सी झील है जो अमेरिका में स्थित है? 15वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई, फटाफट आंसर करते चलो। और बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो सेशन को लाइक शेयर करते चलो भाई, ठीक है। तो लाइक आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो शेयर करते चलो, लाइक करते चलो। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, मिशिगन, ठीक है। तो मिशिगन झील जो है ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 16वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है। मैकेंजी नदी, नील नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, कौन सी नदी सबसे लंबी है? फटाफट आंसर करते चलो भाई। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 40 क्वेश्चन करेंगे। तो सेशन को अभी जितने लोग शेयर नहीं किए शेयर कर दो भाई। जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए तो वो लोग जुड़ जाएं। तो ये काम जल्दी से कर दो। दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑरेंज नदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो अफ्रीका का नहीं आपसे पूछा है, आपसे दक्षिण अफ्रीका का पूछा है। तो दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी ऑरेंज नदी हो जाएगी, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 17वें प्रश्न का आंसर करना। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? ठीक है, बटेश्वर मेला तो सहारनपुर, बलिया, आगरा या फिर मथुरा, कहाँ पर लगता है बटेश्वर मेला? जल्दी से सारे लोग आंसर करना 17वें प्रश्न का। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? क्या करेक्ट आंसर होगा? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्या होगा भाई? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आगरा में। आगरा में लगता है बटेश्वर मेला। और ये क्या है? तो ये पशु मेला है, ठीक है, ध्यान रखना। बटेश्वर मेला कैसा है? तो ये पशु मेला है, आगरा में लगता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है भाई? गोबी मरुस्थल तो तिब्बत में है, मंगोलिया में है, तंजानिया में है या फिर सहारा में है? ये गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? जल्दी से सारे लोग बताना भाई। गोबी मरुस्थल तो कहाँ पर हो जाएगा? तो देखो गोबी मरुस्थल जो है ये एशिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है और ये मंगोलिया में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन बी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल। अगले प्रश्न का आंसर करना। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ मिलता है? तो कनाडा में, अर्जेंटीना में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अफ्रीका में? क्या हो जाएगा भाई? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। प्रेयरी घास का मैदान देखो अर्जेंटीना में अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्जेंटीना में आपको मिलेगा पंपाज घास का मैदान, ठीक है। कौन सा मिलेगा? तो पंपाज घास का मैदान मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में तो दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेगा कौन सा? तो वेल्ड घास का मैदान मिलेगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया में आपको डाउन्स घास का मैदान मिलेगा।
प्रेयरी घास का मैदान आपका कनाडा में मिलेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनाडा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है प्रिटोरिया, केपटाउन, ब्लोएमफांटिन या फिर इनमें से कोई नहीं। दक्षिण अफ्रीका की आपसे न्यायिक राजधानी पूछ रहा है, बताना दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी क्या है। प्रिटोरिया है, केपटाउन है, ब्लोएमफांटिन है या फिर इनमें से कोई नहीं। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लोएमफांटिन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है। ठीक है, तो यूपी से पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश से पूछ रहा है सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा होगा, बताना। NH2 होगा, NH1 होगा, NH7 होगा या फिर NH44 होगा। उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई 21वें प्रश्न का। चलो जल्दी से आंसर करते चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे, जल्दी से आंसर करते चलो। NH2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जितने लोग ऑप्शन ए करोगे। NH2 जो कि कहां से, तो जो बंगाल से दिल्ली तक जाता है NH2, ये उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। चलो 22वें प्रश्न का आंसर करना। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब बनाया गया, बताइएगा। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी है, तो 1998, 1961, 1956 या फिर 1989। 22वें प्रश्न का आंसर करते चलो भाई। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी है, करेक्ट आंसर क्या होगा। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा 1989 में। ठीक है, कब, तो 1989 में उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा जो है वो उर्दू को बनाया जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 23वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। कुरान ख्वां के नाम से कौन से राजा को जाना जाता था, तो कौन सा राजा है जिसको कुरान खां के नाम से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर औरंगजेब। 23वें प्रश्न का आंसर करना। कौन सा मुगल बादशाह है जिनको, कौन सा राजा है जिसको कुरान ख्वां के नाम से जानते हैं। 23वें प्रश्न का आंसर करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट होंगे सी वाले। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये कुरान की आयतों को पढ़ने में माहिर था। ठीक है, इसलिए इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न का आंसर करना। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है। ठीक है, तो अमरावती में अगर हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध स्तूपों का निर्माण हुआ है और ये किस काल में हुआ है, राष्ट्रकूट, चोल, सातवाहन या फिर पल्लव। 24वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करो भाई। अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में होगा, 24वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सातवाहन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो सातवाहन काल में अमरावती स्तूप का निर्माण किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वें प्रश्न का आंसर करना। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है, तो हड़प्पा से, लोथल से, धौलावीरा से या फिर कालीबंगा से। क्या हो जाएगा भाई, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है, लोथल से मिला है, धौलावीरा से मिला है या फिर कालीबंगा से मिला है। 25वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, हाथी दांत का पैमाना ऑप्शन बी लोथल से मिला है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोथल से मिला है हाथी दांत का पैमाना। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। लोथल जो है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, कौन सी नदी हो जाएगा, तो भोगवा नदी के किनारे है लोथल, गुजरात में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ। लाल महल का निर्माण किसने कराया है। ठीक है, लाल महल का निर्माण इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। लाल महल का निर्माण किसने कराया है। 26वें प्रश्न का आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो जल्दी से आंसर करते चलो, बिल्कुल बहुत अच्छे, फटाफट आंसर करते चलो भाई।
और बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को सभी लोग लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। क्या हो जाएगा 26वें प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बलबन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लाल महल का निर्माण बलबन ने करवाया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? विशिष्टाद्वैत आपसे पूछ रहा है, बताइएगा विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य या फिर निम्बार्काचार्य। ठीक है, चलो जल्दी से सारे लोग बताओ भाई क्या हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी आंसर करते चलो भाई। 27वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। ये विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। शेरशाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? ठीक है, तो शेरशाह की अगर हम लोग बात करेंगे, शेरशाह का जो समय है वो है 1540 से लेकर के 1545 का। तो 1545 में जो इसका अंतिम अभियान है वो किसके खिलाफ है? शेरशाह का जो अंतिम अभियान है 1545 में, ये किसके खिलाफ? मेवाड़ के, मारवाड़ के, मालवा के, कालिंजर के। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? शेरशाह का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कालिंजर के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध? तो कालिंजर के विरुद्ध। कालिंजर के राजा कौन थे? तो कालिंजर के राजा थे कीरत सिंह। ठीक है, ध्यान रखना कौन थे? तो कीरत सिंह जो है ये कालिंजर के राजा थे और इनके खिलाफ शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान होता है 1545 में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न का। सर्वनाम रहित वाक्य बताना, कौन सा सर्वनाम रहित वाक्य है? वह दौड़ता है, कोई तो आया ही है, मोहन पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। कौन सा वाक्य सर्वनाम रहित वाक्य है? ठीक है, तो क्या होगा भाई, कौन सा वाक्य है जिसमें सर्वनाम नहीं है? देखो यहाँ पर संज्ञा के बदले जो भी शब्द प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा। देखो यहाँ पर वह जो है ये सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर कोई जो है वो सर्वनाम हो जाएगा, यहाँ पर तुम जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहन पढ़ता है। तो ये सर्वनाम रहित वाक्य है, इसमें कहीं पर भी सर्वनाम नहीं है। ठीक है, क्योंकि मोहन अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की तरफ। दिगंबर शब्द उदाहरण है। दिगंबर शब्द जो है ये किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? दिगंबर, दिक धन अंबर, बताओ भाई क्या होगा? दिगंबर शब्द किसका उदाहरण हो जाएगा? 30वें प्रश्न की बात करेंगे, दिगंबर शब्द कौन सी संधि होगी? तो ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, दिगंबर किस संधि का? तो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्साह, उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है? बताइएगा। 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो अगर हम लोग रसों की बात करें तो किस रस का अस्थाई भाव? उत्साह है। ठीक है, तो उत्साह देखो आपके अंदर कब आता है? जब आप वीरता की बात करते हो भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? उत्साह है। 31वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 32वें प्रश्न का आंसर करना। आंख का अंधा नाम नयन सुख, इसका अर्थ क्या होगा भाई? आंख के अंधे हैं और नाम है नयन सुख, तो मतलब क्या होगा भाई? इसका अर्थ क्या होगा? एक ही व्यक्ति में कई अवगुण, गुण के विपरीत नाम, अंधा होने के बाद भी सुखी होना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या करेक्ट आंसर होगा? आंख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब गुण के विपरीत नाम। ठीक है, आंख के अंधे हैं लेकिन नाम क्या है? नयन सुख है, तो गुण के विपरीत नाम है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 33वें प्रश्न का आंसर करना। पानदान शब्द है, तो बताइएगा पानदान जो शब्द है ये क्या है? योगारूढ़ है, यौगिक है, तद्भव है या फिर संकर है? पानदान शब्द, ठीक है, तो कौन सा शब्द होगा भाई? योगारूढ़ होगा, यौगिक होगा, तद्भव होगा या फिर संकर होगा? 33वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, तद्भव शब्द है। पानदान शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। जो पहले कभी नहीं हुआ के लिए एक शब्द, ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अनुपम, अप्रत्याशित, अभूतपूर्व। क्या होगा? 34वें प्रश्न का आंसर करो भाई।
जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए एक शब्द अभूतपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 35वें प्रश्न का आंसर करना। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा भाई? कंचन का पर्यायवाची शब्द स्वर्ण होगा, मंगल होगा, श्याम होगा, कौशल होगा। तो कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? 35वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करते चलो भाई, फटाफट आंसर करते चलो। 35वें प्रश्न का आंसर करना। कंचन का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, स्वर्ण। ठीक है, सोना जो है, स्वर्ण जो है, ये कंचन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वें प्रश्न का आंसर करना है। अशुद्ध वाक्य पहचानिए, इनमें से कोई एक वाक्य है जो गलत है, तो बताना क्या हो जाएगा? कौन सा अशुद्ध वाक्य है? वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान हैं। तो बताइएगा इनमें कौन सा एक वाक्य गलत है, अशुद्ध है? 36वें प्रश्न का आंसर करना है। क्या करेक्ट आंसर होगा? फटाफट बताओ भाई। वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा, तुम तो अपना काम करो, ये सच्चे इंसान है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी वाला, ये अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध भाई? यहाँ पर होना चाहिए तुम अपना काम करो, ये जो तो, यहाँ पर जो तो लगा है, तो ये तो गलत है। ठीक है, वाक्य क्या होना चाहिए? तुम अपना काम करो, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तुम तो लगा है, तो ये वाला वाक्य जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न। आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहा जाता है? आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि किसको कहते हैं? विद्यापति, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जगनिक। क्या करेक्ट आंसर होगा? किसको कहते हैं आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि? 37वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए होंगे, विद्यापति को। ठीक है, किसको? तो विद्यापति को कहते हैं आदिकाल व भक्तिकाल का संधि कवि। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 38वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा भाई? तो उल्कासी रानी है और दिशा दीप्त करती है, तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर उपमा अलंकार? 38वें प्रश्न का आंसर करो भाई। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? देखो यहाँ पर जो रानी है, ठीक है, तो उनकी उपमा की जा रही किससे? उनकी उपमा की जा रही है उल्का से। ठीक है, उल्का से उनकी उपमा की जा रही है कि वो उल्का पिंड की तरह क्या कर रही हैं? दिशाओं को दीप्त कर रही हैं, प्रकाशवान कर रही हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अतीत के चलचित्र रचनाकार कौन है भाई? अतीत के चलचित्र की रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय। क्या हो जाएगा भाई? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 39वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये और पूछी गई रचना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएंगी। ठीक है, तो महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न की बात करते हैं। तो वकील किस भाषा का शब्द है? वकील तो फारसी भाषा, अरबी भाषा, तुर्की भाषा या फिर पुर्तगाली भाषा? आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, तो एक बार सेशन को लाइक शेयर ज़रूर आप लोग कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो ऑप्शन ए हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन ए फारसी भाषा का शब्द है वकील। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। 40 प्रश्न हम लोगों ने किए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।